नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक व्यंग रचना है। इसको आज हम लोग व्यंग के माध्यम से पढ़ेंगे। इसको एक हंसने वाली और मज़ेदार रचना को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। महान पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी की ये रचना नाखून क्यों बढ़ते हैं। उनकी प्रमुख निबंधों में ये निबंध लालित्य निबंध। निबंध की कई श्रेणियां हैं जिसमें लालित्य निबंध के रूप में ये निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। अब हम पहले इनकी जीवनी को देख लेंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म 1907 ईस्वी में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के में अपनी विद्वता और प्रखर लेखन पांडित्यपूर्ण शैली के लिए विख्यात हैं। इनकी रचनाएं में पांडित्यपूर्ण शैली को हम देखते हैं और इनकी रचनाओं को पढ़ने से हमें एक साथ कबीर, तुलसी और टैगोर एक साथ एकाकार हो जाते हैं। इनकी रचनाओं में ऐसा आभास होता है कि तुलसी, कबीर और टैगोर, इन तीनों की काव्य की विशेषता इनकी रचनाओं में एक साथ एकाकार हो उठते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मत था कि भारतीय संस्कृति किसी एक जाति की देन नहीं है, बल्कि समय समय पर उपस्थित अनेक संसाधनों का लवण संयोग है। लवण मतलब नमक और पानी का जो संयोग होता है वो चीज। द्विवेदी जी की प्रमुख रचनाओं को हम देखेंगे। पहले उनकी रचना प्रमुख निबंध है उनके जो अशोक के फूल, कल्पलता, विचार वितर्क, कुटज, विचार प्रवाह, आलोक पर्व, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये उनके निबंध संग्रह है। उनकी प्रमुख उपन्यासों में वाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वा और अमानदास का पोथा। आलोचनात्मक ग्रंथ उन्होंने लिखा, उनमें प्रमुख हैं साहित्य, सुर साहित्य, कबीर, मध्यकालीन बौद्ध का स्वरूप, नाथ संप्रदाय, कालिदास की लालित्य योजना, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, ये उनकी प्रमुख आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। और उनके संपादित ग्रंथ भी कुछ प्रमुख हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, नाथ सिद्धों की वाणियाँ आदि प्रमुख है। पत्रिका जिसका उन्होंने संपादन किया उसका नाम है विश्व भारती। उनकी प्रमुख निबंध आलोक पर्व के लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया। इन्होंने लखनऊ कई विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया, पढ़ाया कई विश्वविद्यालयों में, जिसमें बीएचयू काशी हिंदू विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय, शांति निकेतन और चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में भी इन्होंने प्रोफेसर का काम किया। और इनको लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा डी लिट की उपाधि दी गई, जो सर्व शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ी उपाधि है। और इनका निधन 1969 ईस्वी को निधन इनका हो गया। ये जो निबंध है, प्रस्तुत निबंध, नाखून क्यों बढ़ते हैं। नाखून का बढ़ना मानव की पाश्विक प्रवृत्ति, पशुता का प्रतीक है, तो दूसरी ओर उसका काटना मनुष्य के सौंदर्य बोध का, उसकी मनुष्यता का, इंसानियत का और सांस्कृतिक चेतना का परिणाम है, जिसे द्विवेदी जी ने इस पाठ में सहज भाषा में इसको व्यक्त किया है। इसे हम देखेंगे। नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह एक व्यंग रचना है, निबंध तो है ही, लेकिन इसको व्यंग के माध्यम से और ज्ञानी तो थे ही अपनी इतिहास को जोड़ते हैं, भारतीय संस्कृति से कई बार जोड़ के इस निबंध में नाखून को और उसकी बढ़ने की प्रवृत्ति, पशुता को दिखाने का इन्होंने इस निबंध में प्रयास किया है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। लेखक स्वयं निबंध वाचक के रूप में इस निबंध में सामने आते हैं हमारे सामने, और कहते हैं बच्चे भी कभी कभी दिमाग खराब कर देने वाले, चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर देते हैं। यह प्रश्न उनकी छोटी सी बेटियां है उनकी, उसने ये प्रश्न किया कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। अल्पज्ञ पिता के लिए इसका उत्तर देना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वे नहीं जानते क्योंकि कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। आपका नाखून बढ़ते हैं, उसका काम है बढ़ना, और इंसान का काम है उसे काटना। इस नाखून बढ़ता रहे और इंसान उसे काटता रहे। कई लाख वर्ष पूर्व मनुष्य इन नाखूनों को हथियार के रूप में प्रयोग करता था। जब मनुष्य का जब जीवन की शुरुआत हुई
मनुष्य जब पृथ्वी में आदि मानव था तो उस समय नाखूनों को हथियार के रूप में प्रयोग करता था। फिर बाद में चल के पत्थरों को भी उसने हथियार बनाया, जैसे राम की वानर सेना ने बनाया। हड्डियों का भी हथियार बनाया गया। हड्डी को का हथियार का एक प्रमुख उदाहरण है, देवताओं के राजा इंद्र के लिए दधीची मुनि की हड्डी का ब्रज वज्र बनाया गया, जो दधीची मुनि के हड्डियों से बना हुआ था। फिर मनुष्य धातु का हथियार बनाने लगा। जिसके पास से लोहे के हथियार होते थे वो विजयी हुए। असुरों के पास जो राक्षस लोग होते थे उनके पास अनेक मायावी शक्तियाँ थी, किंतु उनके पास लोहे के औजार नहीं थे और न ही अश्व थे। शायद यही कारण था कि वे लोग आर्यों से पराजित हुए। असुर जो है वो आर्यों से इसी कारण से पराजित हुए, क्योंकि उनके पास न तो अश्व थे और न ही लोहे के औजार थे। लोहे के औजारों के कारण ही न होने के कारण ही लोहे के औजार जिनके पास नहीं थे वो उन लोगों से पराजित हुए जिनके पास लोहे के औजार थे। इस पराजय में नाग हारे, स्वर्ण हारे, यक्ष हारे, गंधर्व हारे, असुर हारे, राक्षस हारे। इस तरह कई लोगों की हार हुई जिनके पास लोहे के हथियार नहीं थे। फिर तोप का युग आया, बंदूक का युग आया और उसके बाद एटम बम का युग आया। इस सब के बावजूद हमारा जो आदिम हथियार नाखून आज भी वर्तमान है। आज भी हम नाखून को हथियार के रूप में, भले ही छोटा सा ही, लेकिन उसको हम एक हथियार के रूप में कभी कभी प्रयोग कर ही लेते हैं। आज लोग अपने बच्चों को नाखून बढ़ने पर डांटते हैं, किंतु लाखों हजारों वर्ष पूर्व जब आज का मानव आदि मानव था तो उसके बच्चों के जब नाखून टूट जाते थे तब बच्चों को डांटा जाता था, उनको दंड दिया जाता था कि तूने नाखून क्यों तोड़े। लेखक व्यंग करते हुए कहते हैं कि मनुष्य पशुता का प्रतीक नाखून काटने से क्या होता है, हमारी पशुता थोड़ी कम हो जाती है, हमें तो वही पशुता बनी होती है। नाखून काट देने से पशुता की समाप्ति नहीं बढ़ती है, बल्कि और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही है। मनुष्य में जो पशुता की प्रवृत्ति है वो बढ़ती ही जा रही है। बर्बर युग की निशानी आज भी मनुष्य में है और उसका उदाहरण देते हुए उन्होंने हिरोशिमा में जो हत्याकांड हुआ, मानव द्वारा अणुबम गिराया गया, उसकी बात इन्होंने उदाहरण के रूप में दिया है। वात्सायन एक महान ग्रंथकार जिन्होंने कामसूत्र नामक एक महान ग्रंथ की रचना की थी, उसमें नाखूनों की सजावट की बड़ी उसमें चर्चा है, वर्णन है। उस नाखूनों को कई प्रकार से सजाया जाता था। मनोरंजक रूप उसे दिया जाता था, त्रिकोण रूप में, वर्तुलाकार रूप में, चंद्राकार, दंतुल, कई रंगों में, कई आकारों में उसको दिया जाता था। कई जगहों पर नाखून को अलता से आज भी नाखूनों को रंगा जाता है भारतीय सभ्यता में। और कई लोग उसे बड़ा रखना भी पसंद करते थे, जैसे गौड़ देश के लोग थे जो नाखून, बड़े बड़े नाखून रखना पसंद करते थे। और दक्षिणात्य के जो लोग थे वो भी अपने हिसाब से नाखून रखते थे। तो इन सब चीज़ों को लेखक ने दिखाया है। प्राणी विज्ञान में एक नियम है कि जो भी अवशिष्ट अंग हैं मानव के, जिस तरह से मानव का विकास होते जा रहा है, हम जानते हैं कि पहले मनुष्य जो था वो बंदर था, तो बंदर के होने के कारण मनुष्य को पूंछ भी था। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य का विकास हुआ, जो अवशिष्ट अंग थे जिसका वो प्रयोग नहीं करता था, वो धीरे धीरे समाप्त होते गए। उसी क्रम में हमारे जो मनुष्य के पूंछ थे बंदर के समान, वो समाप्त हो गए, खत्म हो गए, गिर गए, झड़ गए। लेकिन जो प्राणी शास्त्र के जो विद्वान हैं वो मानव शरीर की कई वृत्तियों को, अंगों को वो कहते हैं कि वो वृत्तियाँ जो रह गई हैं वो मानव मन में भी जैसे रह जाती हैं कई वृत्तियाँ। हमारा स्वभाव जो है वो कभी बदलता नहीं है। कहते हैं कि आदत कभी नहीं छूटती है, चाहे सब कुछ छूट जाए लेकिन आदत जो है वो नहीं छूटती है। उसी तरह से जो हमारे शरीर की वो सब अवशिष्ट अंग हैं वो भी किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में बने हुए हैं। इनमें कुछ प्रमुख है नाखून का बढ़ना, बालों का बढ़ना और दांतों का दोबारा आना। ये शारीरिक वो है जो अवशिष्ट के रूप में हमारे शरीर में है।
और मानसिक वृत्तियों को इन्होंने बताया है कि मनुष्य जो अपनी गलती को बार बार दोहराता है, अपनी गलती को जानता है कि मैंने गलती किया है, फिर उस गलती को दोबारा न करने का विचार नहीं लाता है, बल्कि कुछ समय के लिए कुछ समय के बाद फिर उसी गलती को दोहराता है। तो इसी तरह यह अवशिष्ट जो मानसिक वृत्ति है, मानसिक स्वभाव है मनुष्य का, उसी तरह शारीरिक वृत्ति, नाखून का बढ़ना जो काटने के बाद दोबारा आ जाती है, उसी तरह मन की वृत्ति है कि गलती करने के बाद फिर इंसान दोबारा गलती करता है। उसी तरह जिससे नाखून दोबारा आ जाते हैं, उसे गलती भी इंसान दोबारा करता है। जैसे बाल दोबारा बढ़ जाते हैं, उसी तरह इंसान भी गलती बार बार लगातार करते रहता है। फिर लेखक ने समझाया है कि इंडिपेंडेंट का यहाँ पर मतलब समझाया है। 15 अगस्त को अक्सर हम लोग आपस में बात करते हैं कि इंडिपेंडेंट डे है। इंडिपेंडेंट डे पे चर्चा होती है कि आज 15 अगस्त है तो आज इंडिपेंडेंट है, इंग्लिश वाले में बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर लेखक ने कहा है कि इंडिपेंडेंट का मतलब होता है जैसे किसी के अधीन न होना, अधीनता का अभाव। अधीनता का अभाव मतलब एकदम स्वच्छंद हो जाना। लेकिन लेखक ने इसको हिंदी में जब हम बोलते हैं तो इंडिपेंडेंट न बोल के स्वाधीनता दिवस कहते हैं। तो स्वाधीनता का अर्थ ये होता है कि हम अपने अधीन रहें, अप एकदम से पाबंदी खत्म नहीं हो जाए, अपने अधीन रहें, अपने आप पर हमारा नियंत्रण हो। ऐसा ना हो कि हम हमारे अपना ही नियंत्रण, हम अपने बुद्धि पे, अपने विवेक पे, अपने शरीर पे, अपने दिमाग पे अपना नियंत्रण नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबकि अपना ही नियंत्रण होना चाहिए। कि उसी चीज़ को यहाँ पर बताया है कि हमें इंडिपेंडेंट का मतलब स्वाधीनता का मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि इंडिपेंडेंट का मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब स्वाधीनता नहीं, सेल्फ डिपेंडेंट का मतलब स्वाधीनता होगा। इस बात को लेखक ने बताया है कि स्व का बंधन होना चाहिए, अपने आप का बंधन होना चाहिए, किसी और के बंधन नहीं होना चाहिए, लेकिन अपना आप का बंधन होना चाहिए। अपने विचारों पे, अपने भावनाओं पे अपना कंट्रोल होना ही चाहिए। आगे लेखक बताते हैं कि कालिदास ने या कई महारथियों ने, कई विद्वानों ने ये बताया है कि पुरानी चीज़ों को महत्व देना चाहिए, परंपराओं को महत्व देना चाहिए। नए चीज़ों से उतना महत्व नहीं दिया गया है। पुरानी चीज़ों को, पुराने संस्कारों को, इतिहास को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया है। लेकिन यहाँ पर एक उदाहरण लेखक ने कालिदास का दिया है। कालिदास के अनुसार सभी पुराने जो होते हैं वो सभी पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब भी नहीं होते। इस बात में बड़ा मतलब है कि हमें उन्हीं पुरानी चीज़ों को अपनाना चाहिए जो हमारे समाज के लिए, हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए हितकर है, और उन्हीं नई चीज़ों को भी अपनाना चाहिए जो हमारे परिवार और समाज के लिए हितकर है, सबके लिए कल्याणकारी है, उसी को अपनाना चाहिए। यहाँ पर पुराने चीज़ों का एक उदाहरण देते हुए लेखक ने समझाया है कि बंदरिया जो होती है अपने मरे हुए बच्चे को गोद में लेके कई दिनों तक घूमती रहती है। उससे उसको लगता है कि वो उस अपने एक तरह से अपने पुरानी बातों को, पुरानी यादों को लेके बांधे रहती है अपने आप में। उसको विश्वास नहीं होता है, या उसके पास इतना दिमाग नहीं होता है कि अब ये नहीं रहा, उसका शरीर है वो भी अब कुछ ही दिनों में वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये बात बंदरिया को नहीं समझ में आती है और उस मरे हुए बच्चे को अपने गोद में लेके वो घूमती रहती है। इसी तर्ज पे लेखक ने कहा कि अपनी पुरानी परंपराओं को, जो मृत प्राय है, जो महत्वहीन है, जो अनुपयोगी है, उसको लेके हमें नहीं चलना चाहिए, बल्कि उसका त्याग कर देना चाहिए। भारत में कई विदेशी जातियाँ आर्य आए, मुसलमान आए, पारसी आए, और इन्होंने आया तो यहाँ के निवासियों से संघर्ष किया, जैसा कि स्वाभाविक है। कोई भी नया आएगा तो उसकी भूमि पर तो कोई भी संघर्ष करेगा। संघर्ष हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, फिर वे समय बीतने के बाद सब आपस में एक साथ मिलजुल कर रहने लगे और एक दूसरे की सभ्यता को अपनाने लगे। संयम, सुख और आपसी संवेदना को लोग आपस में बांटते रहे, क्योंकि भारत की जो सभ्यता है
वो धर्म की है, अहिंसा की है, अक्रोध की है। इन सब बातों को हम यहाँ पर एक उदाहरण में लेखक ने संस्कृत का एक श्लोक में इस बात को दिखाया है। एक उदाहरण दे के बताया भी है कि इस श्लोक ये श्लोक है महाभारत का। इसमें बताया है कि भारतवर्ष में वही श्रेष्ठ है, भारत की जो भूमि है उसमें वही श्रेष्ठ है, वही महान है, वही अपनाने योग्य है, वही उपयोगी है जो निर्वैर हो, मतलब जिसका किसी से वैर नहीं हो। सब वैसे तो कुटुम्बकम वाला है, सारा विश्व अपना है। किसी से शत्रुता नहीं रखनी है, किसी से वैर भाव नहीं रखना है, सबसे प्रेम करना है। और प्रेम अर्थात प्रेम पे आधारित हमारा समाज हो, सत्य पर आधारित हो और अक्रोध पे हो, क्रोध भी नहीं करना है। जो इन चीज़ों को अपनाता है वही भारत भर में महान है, उपयोगी है और अपनाने योग्य है। यहाँ लेखक ने गौतम बुद्ध का यहाँ पर उदाहरण दिया है। गौतम बुद्ध की कई इतिहासकार, कई महान व्यक्तियों की इसमें चर्चा की है। तो गौतम बुद्ध की चर्चा करते हुए लेखक कहते हैं कि अहिंसा, अक्रोध, सत्य और धर्म किसी प्राणी के धर्म का मूल मंत्र है। अगर कोई भी कहता है कि हम धर्म पे चलते हैं, हम सही रास्ते पे चलते हैं, तो उसके लिए सत्य, अहिंसा और आपसी प्रेम, ये सब ही उसका असली धर्म है। किंतु अज्ञानवश मनुष्य को हमेशा इन चीज़ों से पराजित होना पड़ता है। मनुष्य भी अपने उनसे लोहा लेता है, उनका उन सब चीज़ों को बराबर अपनाने की कोशिश करता है, लेकिन मन उसका मना करता है कि नहीं, बुराई की ओर ज़्यादा आकर्षित होता है। आजकल नेता जो है, यहाँ पर एक लेखक ने उनकी भी चर्चा की है, महात्मा गांधी की। तो उनके बारे में भी लेखक ने उन्हें बूढ़े बाबा के रूप में कहा है कि एक बूढ़े बाबा थे जो गहराई में बैठ कर बातें करते थे। जैसे आज के जो नेता हैं वो लोग उत्पादन के साधनों को बढ़ाने, लाभ, मुनाफा, बड़े बड़े हथियार इकट्ठा करना, मिसाइलें छोड़ना, उपग्रह भेजना, इन सब को वे लोग शक्ति का प्रतीक मान के, विश्व के कई देशों में इस तरह की बातें हो रही हैं कि जो सबसे ज़्यादा हथियार इकट्ठा कर लेता है या अस्त्र शस्त्र बना लेता है, वही सबसे शक्तिशाली देश है। लेकिन जिस दिन ये सब जो चीज़ें हैं, हथियार या मिसाइल या बम, इस कई प्रकार के आणविक हथियार जो बन रहे हैं, ये सब पशुता के प्रतीक है। मनुष्य की जो पशुता है इन सब चीज़ों में दिखती है। तो उस दिन मनुष्य की पशुता भी लुप्त हो जाएगी। शायद उस दिन वह मरणास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा। जिस दिन मनुष्य में पशुता समाप्त हो जाएगी, जिसका प्रतीक नाखून है, पूँछ है, हमारे बाल को भी कहा है लेखक ने, जो दोबारा आ जाते हैं, वो दांत, इन सब चीज़ों को प्रतीक के रूप में लेखक ने यहाँ पर प्रयोग किया है कि पशुता जो मनुष्य के अंदर है, पशुता यहाँ पर क्या है? पशुता है ईर्ष्या की भावना, क्रोध की भावना, एक दूसरे को के प्रति ईर्ष्या की भावना, ये सब पशुता का प्रतीक है। मनुष्य अगर इन सब बातों से ऊपर उठ जाए तो ये जो बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र, परमाणु बम, कई तरह के हथियार बन रहे हैं, वो सब बेकार हो जाएंगे, उसका प्रयोग भी बंद हो जाएगा और उनका बनना भी बंद हो जाएगा। इसी बात को लेखक ने यहाँ पे कहा है कि आजकल के नेता जो हैं उत्पादन बढ़ाने पर बल देते हैं, किंतु लेखक ने गांधी जी के रूप में एक बूढ़े बाबा की चर्चा की है और कहा है कि प्रेम करो, संतोष करो, हिंसा मत करो, काम की बात करो। उन्होंने हथियार बनाने, उत्पादन बढ़ाने, मशीन लगाने की बजाय प्रेम करने, अहिंसा को बनाए रखने, आपस में ईर्ष्या न करने आदि की शिक्षा दी है। और लेकिन बूढ़े रूपी गांधी जी की बात किसी को अच्छी नहीं लगती और उन्हें गोली से मार दिया जाता है। हम सब जानते हैं कि नाथूराम ने गांधी जी को मार दिया था। प्राणी शास्त्र का
प्राणी शास्त्र का अनुमान है कि मनुष्य के अवशिष्ट अंग अर्थात जिसकी आवश्यकता मनुष्य को नहीं है वो धीरे धीरे गायब हो जाएगी। जैसे पूंछ झड़ गई, नाखून भी झड़ जाएंगे, उस दिन हमारी पशुता अवश्य ही समाप्त हो जाएगी। अस्त्र शस्त्र या नित्य प्रयोग मनुष्य की इच्छा है, और इन अस्त्र शस्त्र अर्थात हथियारों की जो बाढ़ आ गई है इस संसार में, उसे उसे रोकना मनुष्यता की इंसानियत की पहचान बन के आएगी। मनुष्य और इंसानियत वही होगा जिन इस बाढ़ को रोकेगा। किसकी बाढ़ को? हथियार बनाने की बाढ़ को और हथियार इकट्ठा करने की होड़ को। अंत में लेखक ने उस एटम बम और की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि जिसे मानव अपनी सफलता गिनाता है, जिसकी सफल परीक्षण सुपर पावर आदि का नाम देता है, तो उसी जगह पर प्रेम, मैत्री और त्याग को अगर ला दे, नाखून का बढ़ना उसी सफलता रूपी अहंकार का परिणाम है। जो हम कहते हैं कि ये बम बना लिया, इस देश ने इतना विकास कर लिया, सुपर पावर बन गया, तो वो मनुष्य की उसी नाखून रूपी बढ़ने के और पशुता का प्रतीक है, स्वनिर्धारण बंधन का प्रतीक है। हमने एक उसका बांध दिया है अपने विचारों से कि वो उसी से मनुष्य का विकास होगा, नहीं, लेकिन उससे, इन बमों से, इन हथियारों से मनुष्य का विकास नहीं बल्कि नाश होगा। अंत में लेखक यही कहते हैं कि कमबख्त, नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। बहुत ही सुंदर रचना उनकी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अब हम लोग क्वेश्चन पे आए। नाखून क्यों बढ़ते हैं? यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ? तो शुरुआत में ही लेखक ने कहा है कि उनकी बिटिया ने उनसे पूछा कि पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं। इस तरह से उनके सामने उपस्थित हुआ। दूसरा क्वेश्चन है, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है? तो उन दिनों की याद दिलाती है जब मानव पशु के समान असभ्य था और वनों में रहता था और अपने नाखूनों को हथियार के रूप में प्रयोग करता था। तीसरा, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है? लाखों वर्ष पूर्व मानव अपने हथियार के लिए अस्त्र के रूप में नाखून का प्रयोग करता था, और जब नाखून टूट जाते थे तो उस समय बच्चों को बहुत डांटा भी जाता था कि तुमने अपना नाखून क्यों तोड़ दिया, मतलब हथियार क्यों अपना तोड़ दिया, उसे अपना हथियार माना जाता था उस समय। चौथा क्वेश्चन है, मनुष्य बार बार नाखून को क्यों काटता है? तो मनुष्य अपनी पशु वृत्ति, पशु वाला जो स्वभाव है, मनुष्य के अंदर एक पशु भी है और एक देवता भी है, एक इंसान भी है, एक अच्छा इंसान भी है, एक बुरा इंसान भी है। बुरा इंसान जो है वो पशु का प्रतीक है। तो पशु वृत्ति को रोकने के लिए मनुष्य और मानवता की प्रतिष्ठा के लिए नाखून को काटता है। सुकुमार विनोद के लिए नाखून को प्रयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया? लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है? तो हमने बताया है, पहले हमने पढ़ा कि वात्स्यायन ने कामसूत्र जो उनकी रचना थी कामसूत्र, उसमें उन्होंने कई प्रकार के नाखून की सज्जा का वर्णन किया है, वर्तुलाकार, गोलाकार, त्रिकोण, और आनंद के लिए इन नाखूनों को नया नया आकार दिया जाता था। उसे सुकुमार विनोदों के लिए, माने सुखमय क्षणों के लिए, आनंद के उत्सव के लिए इन नाखूनों को सजाया जाता था, और लेखक ने इसी का यहाँ पर उसी समय से इसका प्रयोग होने लगा, और उन ग्रंथ में ही इस तरह की बात की चर्चा है। छठा है, नख बढ़ना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियाँ हैं। सहजात मतलब जन्म के साथ जो आती हैं वृत्तियाँ, मतलब स्वभाव। मनुष्य के साथ जो वृत्तियाँ जन्म के साथ ही आ जाती हैं, जैसे बालों का बढ़ना, दांत का टूट के फिर आ जाना, हंसना, गाना, रोना, ये सब बच्चा जन्म लेते ही करने लगता है। तो उसी तरह नाखून का बढ़ना और उसे काटना, ये दोनों वृत्तियाँ उसके जन्म के समय ही आ जाती हैं। इसका अभिप्राय यही है कि मनुष्य से जन्म के साथ ही अपने अंदर पशुता और इंसानियत दोनों लेके ही पैदा लेता है। सातवां, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट कीजिए। तो लेखक उन हथियारों को के द्वारा, वो एटम बम, बड़े बड़े मिसाइल, ये सब दिखा के लेखक ये बताना चाहता है कि मनुष्य जो है वो हथियारों की ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर नहीं बढ़ रहा है।
मनुष्यता के रूप में गांधी जी, गौतम बुद्ध का इन्होंने एक दो जगह नाम भी लिया है, लेकिन अधिकतर जो विश्व है हमारा वो पशुता की ओर, हथियारों के होड़ में, हथियारों को की बाढ़ लाने के होड़ में बढ़ रहा है। आठवां, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ सीमा लेखक करता है? अर्थ मीमांसा लेखक करता है, और लेखक के निष्कर्ष क्या है? तो इस क्या आठवां आठवां क्वेश्चन है ना, हाँ, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों को लेखक, वही शब्द इंडिपेंडेंट, जो शब्द हमने देखा, जो इसे हम बोलते हैं कि 15 अगस्त को इंडिपेंडेंट डे कहते हैं, तो इंडिपेंडेंट का मतलब होता है अधीनता का अभाव होना। लेकिन हमें अधीनता का अभाव नहीं करना है, बल्कि स्वबंधन में बंधना है, स्वाधीनता करना है। इसलिए हमें इसे इंडिपेंडेंट न बोल के इसको हमें सेल्फ डिपेंडेंट डे बोलना चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंट डे मतलब अपने बंधन में होना, अपने विचारों को, अपने मन को बांध के रखना, भटकने नहीं देना। ये सब चीज़ें देश की आज़ादी या 15 अगस्त से जोड़ के लेखक ने दिखाया है। 9वां क्वेश्चन है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय क्या है? तो बंदरिया अपने मरे हुए बच्चे को भी लेके कई दिनों तक घूमती रहती है अपने छाती से लगा के। तो ये बंदरिया का जो ये स्वभाव है, अपनी पुरानी बात को पकड़ के रखना, और जो उसके लिए नुकसानदेह है, जो उसके लिए अनुपयोगी है, उसको पकड़ के रखना, ये मनुष्य के लिए आदर्श नहीं हो सकता। मनुष्य के लिए जो अनुपयोगी है, बेकार है और प्रासंगिक नहीं है, उसे तुरंत ही त्याग कर देना चाहिए। लेखक का यही अभिप्राय है यहाँ पर। स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताता है? स्वाधीनता शब्द का मतलब हुआ अपने अधीन, अपने बंधन में होना, अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का, अपने चरित्र का, अपने स्वभाव का नियंत्रण उस इंसान को अपने ऊपर होना चाहिए। एक जो किसी की स्वाधीनता मत मानिए, लेकिन अपनी बात मानिए। अपने चरित्र में कहीं से एक तरह से अपने आप को उस सही जगह पे रखना होगा। आपको वही इंसान महान होगा जो स्वाधीन होगा, अपने अधीन होगा। ये ऐसा नहीं कि बंधन रहित होगा। अपने बंधन में तो रहना ही पड़ेगा, वही मनुष्य सफल होगा और जीवन में अच्छा काम कर पाएगा। स्वाधीनता की यहाँ पर यही सार्थकता है कि अपने अधीन होना। 11 क्वेश्चन है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? तो गांधी जी का बूढ़े के रूप में इसमें जिक्र किया है, और लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो बूढ़े की कथनों की यही सार्थकता है कि लेखक यहाँ पे कहते हैं कि महात्मा गांधी आज के जो वो हैं जहाँ हथियारों की होड़ में लगे हुए हैं, वहाँ उत्पादन बढ़ाने की बात कहते हैं आज के नेता। वहीं बूढ़े बाबा के रूप में महात्मा गांधी प्रेम, अहिंसा, सत्य और आपसी हितों और एक दूसरे के प्रति श्रद्धा के भाव रखने की बात कहते हैं, जो हमें पशुता की ओर से इंसानियत की ओर ले जाता है। और जब हम ऐसा कर पाने में सफल हो जाएंगे तो हमें किसी भी प्रकार की हथियार की ज़रूरत नहीं होगी। और 12वां क्वेश्चन, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्र के इस अनुमान में लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? तो प्राणी शास्त्र के जो वैज्ञानिक हैं या नियम है, उसके अनुसार अवशिष्ट अंग, जो हमारे शरीर में अंग काम नहीं कर रहे हैं, वो झड़ जाते हैं या झड़ रहे हैं। जैसे बंदर के पहले, मनुष्य बंदर के रूप में पहले था तो उसके पूंछ थे, लेकिन अब पूंछ नहीं है। उसी तरह से एक दिन आगे चल के हमारी पशुता के प्रति हमारे नाखून भी नहीं रहेंगे, और शायद बाल भी नहीं, दांत भी नहीं, इस तरह की बातें होंगी। तो लेखक ने यही बात कहा है कि नाखून एक दिन झड़ जाएंगे, अर्थात पशुता की जो वृत्ति है, पशुता का प्रतीक जो है नाखून, वो एक दिन झड़ जाएगा, ऐसी आशा जगाती है प्राणी शास्त्र के विज्ञान। 13वां क्वेश्चन है, सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो लेखक यहाँ पे ये सफलता का जो आज मानक बना हुआ है, हथियारों
देशों की सफलता का मतलब हथियारों की उत्पादन, बमों का परीक्षण, मिसाइलों का परीक्षण, और इसी को सफलता माना जा रहा है आजकल। और उत्पादन को बढ़ाना, इसे भी सफलता माना जा रहा है। बड़े बड़े मशीन कल कारखाने लगाना, इसे भी सफलता माना जा रहा है। और दूसरा शब्द है चरितार्थता, मतलब चरित्र की सार्थकता, चरित्र का निर्माण करना, वही सत्य, अहिंसा, प्रेम भावना, आदर्श, आपसी हितों को का निर्माण करना। इन दो चीज़ों में अर्थ की भिन्नता जरूर है, परंतु यदि भविष्य में आगे चल के जब चरित्र का निर्माण हो जाएगा, हमारे अंदर की इंसानियत जाग जाएगी, इंसान और पशुता की जो हमारी प्रवृत्ति है, पशुता रूपी जो हमारे अंदर एक पशु बैठा है, वो जब दब जाएगा, कट जाएगा, गिर जाएगा, झड़ जाएगा, तो हमारे लिए उन हथियारों की कोई आवश्यकता ही नहीं रहेगी। इसी अर्थ में लेखक ने इस शब्द को प्रतिपादित किया है। आगे व्याख्या करें। काट दीजिए, चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। ये नाखूनों के लिए कहा गया है। पहले तो हम इसे शुरू करेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पुस्तक गोधली के नाखून के वो बढ़ते पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर हम इतना प्रसंग में लिखेंगे, उसके बाद हम व्याख्या में लिखेंगे कि नाखूनों के बारे में लेखक ने ऐसा कहा है कि काट देने के बाद चुपचाप दंड स्वीकार कर लेते हैं। इस काटने के बाद रक्त भी नहीं निकलता है, खून भी नहीं निकलता है, और निर्लज, जिसे हम लोग इसको बिहारी में, भोजपुरी में कहते हैं बेहाया, बेहाया की तरफ फिर ये वही अपना काम दोहराते हैं, वही अपनी गलती दोहराते हैं, और फिर से वो नाखून बड़े होने लगते हैं। ख जो है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। लेखक ने यहाँ पर वही पहले प्रसंग लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधली के नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है, इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर व्याख्या में लिखेंगे कि मैं मनुष्य के नाखून को देखता हूँ। लेखक जब नाखूनों को देखता है तो निराश हो जाता है कभी कभी कि मनुष्य की जो पशुता है वो खत्म नहीं हो रही है, इसको कितना हो काटा जाए वो बढ़ता ही जा रहा है। इन सी बातों पे मनुष्य लेखक को निराशा होती है। ग है, कमबख्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। तो हम पहले प्रसंग लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे, उसके बाद व्याख्या में लिखेंगे कि सारी निबंध लिखने के बाद अंत में ये पंक्तियाँ आती हैं जिसमें लेखक कहता है कि कमबख्त चिढ़ के खींच के ये बात बोलता है कि बढ़ते हैं तो बढ़ें, हमारी पशुता, हमारे अंदर की जो बुराइयाँ हैं चाहे जितना बढ़ें, लेकिन मनुष्य उस बुराइयों पे विजय पाता रहेगा, उसे काटता रहेगा, उसे हराता रहेगा, उसे झराता रहेगा। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो हमारी संस्कृति की वही सबसे बड़ी विशेषता है निर्वैरता, मतलब किसी से हमें वैर नहीं करना है, सबसे प्रेम करना है, वसुधैव कुटुंबकम वाला जो विशेषता है भारत की, वो करना है, और क्रोध नहीं करना है, हिंसा नहीं करना है। ये सब बातें तो हैं ही हमारे संस्कृति की, यही सबसे बड़ी विशेषता है। और इसका सारांश तो हम इसका सारांश आप लोग लिखिए। ये निम्नलिखित शब्दों के वचन बदले, वचन मतलब होता है संख्या, संख्या वचन हम बाद में इस पे भी कभी चर्चा करेंगे, वीडियो बना देंगे। वचन मतलब संख्या, वचन हिंदी में वचन दो होते हैं, एक वचन बहुवचन। तो यहाँ पर वचन को बदलने का मतलब, यहाँ पे जो कुछ शब्द दिए हैं उसको एक वचन में है तो उसको बहुवचन में करना है, और अगर बहुवचन में है तो उसको एक वचन में करना है। तो पहला है अल्पज्ञ। अल्पज्ञ मतलब अल्प ज्ञान रखने वाला। तो अल्पज्ञ क्या होगा, अल्पज्ञो। प्रतिद्वंदियों का प्रतिद्वंदी, हड्डी का हड्डियों, मुनि एक है तो मुनियों हो जाएगा, अवशेष एक है तो अवशेषों हो जाएगा, व्यक्तियों है तो व्यक्ति हो जाएगा, उत्तराधिकार है तो इसके ऊपर चंद्रबिंदी हो जाएगा। जैसे हम चिड़िया कहते हैं, चिड़िया, जब चिड़िया लिखते हैं तो एक चिड़िया होगा, और चिड़िया के ऊपर अगर चंद्रबिंदी लगा देंगे तो बहुत सारी चिड़िया हो जाएगी। तो उत्तराधिकार के ऊपर भी हम चंद्रबिंदी लगा देंगे। बंदरिया, तो एक बंदरिया के बारे में बात हो रहा है, और या के ऊपर अगर चंद्रबिंदी लगा देंगे तो बहुत सारी बंदरिया हो जाएंगी। इस तरह आप लोग बना लेंगे। फिर दूसरा है वाक्य प्रयोग द्वारा निम्नलिखित का लिंग निर्णय करें। तो बंदूक का हो जाएगा पुल्लिंग, बंदूक नया है। इस तरह से आप बना सकते हैं। घाट भी पुल्लिंग होगा, गंगा घाट सुंदर दिखता है। सतह भी पुल्लिंग होगा, सतह मोटा है। और भंडार, भंडार, अन्न भंडार भरा है, ये भी पुल्लिंग है।
खोज, खोज स्त्रीलिंग होगा क्योंकि सभ्यता की खोज हुई, इस तरह से हम बना सकते हैं। अंग, अंग, अंग टूट रहा है, ये पुल्लिंग होगा। वस्तु स्त्रीलिंग होगी, वस्तु अच्छी है। इस तरह से आप लोग बनाइए। ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको काल बताना है। काल मतलब होता है समय। हम जानते हैं हिंदी में 3 काल होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो इसमें क देखिए, ये सामान्य भूत होगा। उन दिनों उसे जूझना पड़ता था, ये भूतकाल का है, जो काम हो चुका है, बीत चुका है। तो सामान्य भूत है। क्रिया बोलने या लिखने के पहले अगर जब हो जाती है तो वह उस समय सामान्य भूत होता है। तो उन दिनों वो जूझना पड़ता था, मतलब काम हो गया है, बोलने या लिखने से पहले काम हो गया है, तो यहाँ पर सामान्य भूत होगा। ख है मनुष्य और आगे बढ़ा, यहाँ पर आसन्न भूत होगा। आसन्न भूत इसलिए होगा क्योंकि कार्य की समाप्ति अभी तुरंत हुई है। मनुष्य आगे बढ़ा, अभी समाप्त कार्य हो गया, लेकिन अभी तत्काल अभी तुरंत हुआ ही है, इसलिए यहाँ पर आसन्न भूत होगा। गो है यह सबको मालूम है, ये पूर्ण वर्तमान होगा। क्रिया वर्तमान में अभी पूर्ण हुई है भी लगा हुआ है इसमें, तो ये पूर्ण वर्तमान होगा। ये वाक्य जो है हम सबको मालूम है, ये पूर्ण वर्तमान का वाक्य है। घ है वह तो बढ़ती ही जा रही है, यह तत्कालीन वर्तमान है। क्रिया हो रही है, क्रिया भी समाप्त नहीं हुई है, तो ये तत्कालिक वर्तमान होगा। अंग है मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा, ये संभव्य भविष्य, भविष्यत काल है। इसमें संभव्य भविष्यत काल मतलब कि आगे भविष्य में इसकी बात की संभावना है कि मनुष्य आगे इसे बढ़ने नहीं देगा, ऐसा इस बात की संभावना है। तो यहाँ पर ये होगा संभव्य भविष्यत काल। आगे क्वेश्चन है, अस्त्र शस्त्रों को बढ़ने देना मनुष्य की अपनी इच्छा की निशानी है और उनकी बाढ़ को रोकना मनुष्यता का तकाजा। यह वाक्य में आय विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करती, इसमें विभक्ति है, देखिए आप है का, की, को, ये सब है। तो कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब जानते ही हैं आप लोग, तो इसको आप लोग अंडरलाइन करके बना लीजिएगा। फिर आगे है निम्नलिखित के विलोम शब्द लिखिए। यहाँ पर विलोम शब्द दिया है पशुता का यहाँ पर होगा मनुष्यता। हमने कई बार पशुता शब्द इस निबंध में पढ़ा। पशुता का होगा मनुष्यता, घृणा का होगा प्रेम, अभ्यास का होगा अनाभ्यास, मरणाशास्त्र, मरण शास्त्र का होगा जीवन शास्त्र, और ग्रहण का होगा दान, मूढ़ का होगा तेज, परावर्ती का होगा अनुवर्ती का होगा परावर्ती, अनुवर्ती का विलोम शब्द परावर्ती, और सत्याचरण का होगा मिथ्याचरण। इस तरह से ये पाठ आज समाप्त संपन्न हुआ। इसको आप लोग आराम से 2 बार 3 बार देखिए, एकदम दिमाग में घुस जाएगा आपके। और व्यंग्यात्मक क्वेश्चन है, अगर आपके पास किताब है तो पढ़िए, और नहीं तो वीडियो को रुक को भी पढ़ सकते हैं। 2 बार 3 बार देख लेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन का समाधान हो जाएगा। बहुत सुंदर ये रचना है, व्यंग वाली रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की। ठीक है, वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।